दोस्तों नमस्कार। क्या एक बार फिर से भारत की सियासत बदलने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रुनेई की यात्रा पर है। वहां से निकल करके सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर से जब भारत में लौटेंगे उस समय तक क्या कोई खेला होने जा रहा है? दरअसल इस समय जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी है और वो सहयोगी दल लगातार नरेंद्र मोदी की पार्टी को बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। सिर्फ एक मसला नहीं है। आज मैं बिहार में जो हो रहा है उस पर भी बात करूंगा और खुलासा करूंगा कि जयंत चौधरी ने जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशी क्यों उतारे हैं। इस बात का भी जिक्र करूंगा कि नीतीश कुमार के जेडीयू ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की मुनादी क्यों कर दी है। क्या कुछ अंदर खाने पक रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार को नहीं संभाल पा रहे हैं? हुआ तो यह था पिछले दिनों कि जब केसी त्यागी का इस्तीफा लिया गया था उस समय बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन नीतीश कुमार वो नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश के पेट में दांत हैं, यानी नीतीश जो करते हैं असल में वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो करते नहीं है। केसी त्यागी का जो इस्तीफा हुआ उस पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन पहले उस खबर के बारे में आपको बता दूं जिससे आपकी धड़कनें बढ़ने जा रही हैं। और वो खबर है कि आज ही पटना में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। लालू प्रसाद यादव के बेटे इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं। जो औपचारिक कार्यक्रम था वो दरअसल सूचना आयुक्त की नियुक्ति का था और सूचना आयुक्त की नियुक्ति में सदन के नेता के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को भी रहना होता है। तो आज मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों की मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, लेकिन आप लोग अगर तेजस्वी यादव के चेहरे का भाव पढ़ें और जो फोटो निकल करके आई है जिसमें तेजस्वी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं वो फोटो कुछ और कह रही है। हम लोग चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं और वो चित्र कुछ और कह रहा है। वो क्या कह रहा है जरा मैं ले चलता हूं आपको। फरवरी में जिस समय नीतीश कुमार अलग हुए थे तेजस्वी यादव से और बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली थी, उसके बाद ही यानी जनवरी में सरकार वो बनी थी, फरवरी में ही सदन में तेजस्वी यादव ने ये अपने चाचा नीतीश कुमार से कह दिया था कि भले ही आज हम अलग हो गए हैं लेकिन जब भी हमारे चाचा को जरूरत होगी ये भतीजा उनके साथ खड़ा रहेगा। ये आज की मुलाकात क्या फरवरी की तरफ इशारा कर रही है? और पिछले दिनों नीतीश कुमार राजगीर भी गए। जब जब नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं तो बिहार की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नीतीश कुमार जब जब खामोश होते हैं तो कुछ खेला होने के आसार नजर आने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से हफ्तों से नीतीश कुमार खामोश हैं। नीतीश कुमार के साथ इधर प्रधानमंत्री मोदी की कोई मुलाकात की खबर भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू तो आते रहते हैं और अपना एटीएम से पैसा निकालते रहते हैं। जो उनको बजट चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए वो मिल जाता है। हालांकि बजट में बिहार के लिए भी एक पैकेज मिला, लेकिन नीतीश कुमार की तो असली शर्त थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले और इतना बड़ा पैकेज मिले कि जिससे बिहार का कायाकल्प हो। पैकेज तो मिला लेकिन मनचाहा नहीं मिला। नीतीश कुमार वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी पलट सकते हैं, हर बार कसम खाते हैं। जब पिछली बार महागठबंधन में गए थे बीजेपी को छोड़ करके तब तो बाकायदा कसम ही खा ली थी कि कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब भाजपा के साथ जनवरी में गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि बस अब सही जगह आ गए हैं, इसके बाद कभी नहीं जाएंगे।
लेकिन अगर नीतीश कुमार ये कह दें कि अब नहीं जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो एक टाइम पीरियड फिक्स हो चुका है। और नीतीश कुमार इसीलिए बिहार की राजनीति में आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी सत्ता उनके हाथ में है। नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है, अगर आप आधार वोट बैंक को देखिएगा, कुर्मी वोट बैंक कितना है, 3% के आसपास। बावजूद इसके नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता पिछले 20 साल से। कभी आरजेडी उनके साथ खड़ी होती है तो कभी बीजेपी उनके साथ खड़ी होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। ये जादू और दूसरा कोई नेता इस देश में नहीं करना आता है, ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, जाति जनगणना के एजेंडे को फिट किया था, शुरू किया था। लेकिन जब इंडिया अलायंस में उनको संयोजक नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। नीतीश कुमार ने समझ लिया, नीतीश कुमार फिर से चले गए नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन अब फिर जो दिख रहा है उनका करिश्मा, आज तेजस्वी बाबू से जिस ढंग से मुलाकात हुई उनकी, क्या बात हुई होगी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को लेकर के लोगों की शंकाएं बढ़ गई हैं। और ये जो मुलाकात, जितनी आत्मीयता से वो मुलाकात दिख रही थी, उससे संकेत मिल रहा है कि कुछ खेल फिर से होने जा रहा है। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी शर्त थी बीजेपी के साथ जाने की, एनडीए के साथ जाने की, वो शर्त थी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वादा करने के बाद भी नहीं किया। और जब नहीं किया तो कसक तो मन में होगी ही। लेकिन चूंकि एनडीए के साथ आ गए हैं, नीतीश कुमार सरकार में शामिल हैं, उनके 2 मंत्री बने हुए हैं, लेकिन एजेंडे पर नीतीश कुमार ने अपनी ताकत को पहचाना हुआ है। और चाहे फिर वक्फ बोर्ड संपत्ति का बिल हो, उसका विरोध किया गया, लेटरल एंट्री का विरोध किया गया, और इसके अलावा कई और मुद्दों पर, जाति जनगणना के सवाल पर नीतीश और तेजस्वी एक साथ है। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता केसी त्यागी ने इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा था। केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत सरकार को इजराइल को अस्त्र शस्त्र देना बंद कर देना चाहिए, जो सहयोग किया जा रहा है इजराइल का वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और भारत ने 80 के दशक में फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। इसके बाद ही लोगों ने कहना शुरू किया था कि केसी त्यागी की ये जो बात है, क्या ये नीतीश कुमार की बात है। और फिर अचानक केसी त्यागी का इस्तीफा होता है। लोगों को लगा कि जैसे केसी त्यागी पर ये जो चाबुक चलाया गया है वो दरअसल नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, घुटने टेक दिए हैं और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर ही चलना चाहते हैं, इसलिए हटाया गया हो केसी त्यागी को। लेकिन इतना भारी नहीं है। केसी त्यागी को हटाने के बाद भी जो कल की खबर है कि जेडीयू ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में अपने 6 प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ इतना भर नहीं है कि जेडीयू अपने 6 प्रत्याशी वहां पर उतार रही है, उसने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें जिस बिंदु को रखा है, रेखांकित किया है, वो गौर करने वाला है। जेडीयू का घोषणा पत्र, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जो पत्थरबाज थे, जो जेलों में बंद नौजवान हैं, उन्हें हम रिहा करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह तो डंके की चोट पर कहते हैं कि उन पत्थरबाजों को हम जेल से नहीं निकलने देंगे, उनके परिवार में किसी को नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये सजा हम पत्थरबाजों को देना चाहते हैं। जेडीयू और बीजेपी एक साथ केंद्र की सत्ता में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ अलग अलग ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एजेंडे का भी फर्क है। ये दिखाता है कि खेल शुरू हो चुका है। एक और खबर जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, एक और सहयोगी दल है जयंत चौधरी का, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। और आरएलडी के चीफ
वो हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते, अजीत सिंह के बेटे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति के सबसे पावरफुल नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ उस समय चले गए थे जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया था। हालांकि वो केवल जाने का एक बहाना भर था, एक शर्त थी कि उसके जरिए वो बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि एनडीए में जाना उन्होंने मुनासिब समझा। इंडिया अलायंस के साथ वो तालमेल नहीं हो पा रहा था। और ये कहने वाले कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन जयंत चौधरी की राजनीति और उनका एजेंडा बीजेपी से फर्क है। चाहे वक्फ बोर्ड संपत्ति का मामला हो, जाति जनगणना का इशू हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, ये तमाम ऐसे इशू हैं जहां पर जयंत चौधरी की राजनीति बीजेपी के एजेंडे से फर्क है। तो क्या आप जयंत चौधरी का भी दम घुटने लगा है बीजेपी के साथ? क्या जयंत चौधरी भी कुछ बदलने वाले हैं? और जयंत चौधरी भी जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो जयंत चौधरी भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि एक सहयोगी दल, दूसरा सहयोगी दल जेडीयू, ये दोनों अगर स्वतंत्र रूप से अलग से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे तो फिर एनडीए बचा कहां? क्या एनडीए की बुनियाद अब दरकने लगी है? और एनडीए की अगर बुनियाद दरकने लगी है तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए कितना और वक्त बाकी है? क्या किसी बड़े झटके का इंतजार हो रहा है? राहुल गांधी जिस तरह से इस देश की पॉलिटिक्स को एक धार दे रहे हैं, एक आधार दे रहे हैं, उससे चाहे वो रेलवे के आज गैंगमैन से जो उन्होंने मुलाकात की है, कीमैन से मुलाकात की है, यानी रेलवे की नौकरी के सबसे निचले पायदान पर खड़े वो लोग जिन्हें 15-16 किलोमीटर रोज पैदल सफर करना पड़ता है, पटरियों को देखना पड़ता है, चाहे वो रामचेत मोची हो, किसान हो, कुली हो, मिस्त्री हो, कारीगर हो, इन सब से जो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, संविधान को लेकर के लगातार इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो मुहिम चला रहे हैं, उससे एनडीए के सहयोगियों को अपनी राजनीति बचाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो एनडीए के सहयोगी नरेंद्र मोदी के साथ जब तक धींगा मुश्ती चल रही है, जब तक उनकी शर्तें, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तब तक तो वो साथ हैं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी अभी और कमजोर होंगे, वैसे ही ये जो भानुमति का कुनबा है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। नरेंद्र मोदी वैसे भी गठबंधन की सरकार चलाने के आदी कभी नहीं रहे। पिछले दो बार, एक बार 282 और दूसरी बार 303 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत हासिल किया नरेंद्र मोदी ने। और वो नरेंद्र मोदी छाती ठोक करके पार्लियामेंट में बोलते थे कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी मोदी लोग चिल्लाते थे। और उस समय कभी भी उन्होंने एनडीए के घटक दलों की परवाह नहीं की। तब मोदी ने जो चाहा, चाहे धारा 370 को खत्म करना हो या जीएसटी लगाना हो, तालाबंदी करनी हो या सीए एनआरसी को थोपना हो, ये तमाम ऐसे इशू थे जहां उन्होंने किसी भी अपने सहयोगी दल से कोई विचार विमर्श, कोई संवाद नहीं किया। लेकिन आज जब 240 पर गाड़ी अटक गई है, उस समय नरेंद्र मोदी दो बैसाखियों के सहारे हैं, नीतीश और नायडू। लेकिन इसके अलावा भी जो तमाम और घटक दल हैं, उनकी भी अपनी शर्तें हैं। और आने वाले वक्त में जो 4 विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उसके बाद झारखंड में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। हरियाणा में वैसे ही कमजोर विकेट पर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी। जम्मू कश्मीर में तो कोई आसार है ही नहीं। 40-50 साल पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उनको छोड़ करके जा रहे हैं। हरियाणा में तो किसानों के आंदोलन, पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी पहले से ही बहुत डैमेज है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, उसको एक पलीता आज लग गया। कुछ गोरक्षकों ने, सो कॉल्ड गोरक्षक, स्वयंभू गोरक्षकों ने
मुसलमानों को मारते मारते एक हिंदू आर्यन मिश्रा को मार दिया, ये सोच करके कि ये गौ तस्कर है। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल आ गया। जिस तरह से एक अपर कास्ट ब्राह्मण को टीन एजर एक बच्चे को मारा गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति एक्सपोज हो गई है। और आर्यन मिश्रा का वो पिता ये पूछ रहा है कि क्या गो तस्करों को गोरक्षकों को गोली चलाने का आदेश नरेंद्र मोदी ने दिया है? ये उनको अधिकार दिया है क्या नरेंद्र मोदी ने कि वो किसी को भी गोली मार दे? और इधर किसानों के आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में घुसने से भी डर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को वहां एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, तो हरियाणा में तो वो स्थिति है ही नहीं। जिन दो राज्यों में बीजेपी और कमजोर थी, वहां चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हुई। और चुनाव आयोग जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, और उस पर सिंधुदुर्ग में जो हुआ, शिवाजी महाराज की सिर्फ 9 महीने पुरानी जो मूर्ति बनाई गई थी, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री ने किया, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से टूट गई। मुख्यमंत्री डिप्टी दो डिप्टी सीएम, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? कितना भ्रष्टाचार है? खुद प्रधानमंत्री ने जाकर के वहां माफी मांगी, लेकिन विपक्ष ने उस माफी को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के इस माफीनामे में भी अहंकार है। शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी करने का मतलब है कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं। तो शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने को लोगों ने शिवाजी महाराज के अपमान के रूप में देखा है। तो पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी वहां कर रही थी। एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार तो निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, एकनाथ शिंदे भी गद्दार माने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कमजोर विकेट पर बीजेपी, यानी कमजोर पोजीशन पर है। और महाराष्ट्र में भी अगर चुनाव हार जाती है तो फिर आज जो मुलाकात नीतीश और तेजस्वी की हुई है, ये मुलाकात कल को सरकार में भी बदल सकती है। जो जयंत चौधरी आज जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, वो पाला बदल करके इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बुरनेई गए हैं प्रधानमंत्री, तो यहां इंडिया अलायंस अपने पत्ते खोल रहा है, नई चालें चली जा रही हैं, और मोदी जी डर करके भागे हुए हैं। देखना यह है कि इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद यह सरकार बचती है या जाती है। शुक्रिया।